नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज की कहानी है अप्राप्य, जिसे लिखा है डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने। अरविंद के शिथिल शरीर को स्तब्ध ताकती दीपा को देखकर मीता का मन करुणा से भर आया था। जी चाह रहा था किसी तरह अरविंद को झकझोर कर जगा पाती, उससे पूछ सकती, अपने हुक्म की गुलाम इस दीपा को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? क्या करेगी ये लड़की? हर पल तुम्हारे जा बेजा हुक्म बजाते रहने की बुरी आदत पाल ली थी इसने। कैसे झेल सकेगी सन्नाटे की इस आवाज को? अम्मा जी बड़े गर्व से कहा करती, हमारी दीपा ने तो अरविंद की हर इच्छा अनिच्छा ओढ़ रखी है। ये बहू तो हमारे खानदान की नाक है। बात पूरी करती अम्मा जी मीता की ओर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि डाल पान की पीक थूक देती थी। माँ की जिद के कारण घर के छोटे बेटे अरविंद को बड़े भाई आलोक के विवाह से पहले परिणय सूत्र में बंध जाना पड़ा था। इसीलिए रिश्ते में देवरानी होते हुए भी दीपा ने मीता के स्थान पर पहले ही बड़ी बहू के दायित्व ग्रहण कर लिए थे। आलोक मीता से विवाह करने की जिद पर अड़ गया था। मीता ने अपने शोध कार्य के पूरा करने के बाद ही विवाह की स्वीकृति दी थी। बड़े बेटे के लिए अम्मा जी ने बड़े चाव से दीपा का चयन किया था। पुत्र पर अपने अधिकार के बल पर ही उन्होंने बिना पुत्र से बात किए बात भी पक्की कर डाली थी। लेकिन बेटे की ना पर माँ का मातृत्व आहत होना स्वाभाविक ही था। अपने बड़े बेटे की जिद से मां पूर्णतः परिचित थी। अंततः छोटे बेटे अरविंद पर ही उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया था। दीपा से अपने विवाह की बात सुनते ही अरविंद झुंझला उठा था। उस लड़की से मैं ब्याह करूंगा? उसमें क्या देखा है तुमने मां? क्यों, क्या कमी है लड़की में? ऐसा उजला रंग भला कायस्थों में देखा है क्या कभी? ऐसा रंग 4 दिन की धूप में जलकर खाक हो जाएगा। ठीक है, यही दिन देखने के लिए तो मैं जिंदा बैठी हूँ। भगवान थे तेरे पिताजी जो पहले ही चले गए और मुझे इन बेटों के हवाले सौंप कर चले गए। माँ ने आंचल को आंखों से लगा लिया था। अब अरविंद परेशान हो उठा। भला ये भी कोई बात हुई? बड़े भैया शादी नहीं करेंगे तो बलि का बकरा मुझे बनाया जाएगा? कौन कहता है तू बलि का बकरा बनेगा? एक बार दीपा को देख तो ले अरविंद। ना नहीं कह सकेगा। आंचल आंखों से हटाकर माँ बेटे के प्रति उत्साहित हो उठी थी। पर माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है। झिझकते हुए अरविंद अचानक ही कह उठा था। क्या अब तूने भी लड़की देख ली? इतना साहस बड़े भाई को देखकर ही हुआ है ना? ठीक है, दोनों भाइयों ने जब मनमानी की ठान ही ली है तो अपने मन की करो, पर मुझे कल ही बद्रीनाथ की गाड़ी में चढ़ा देना अरविंद। अब इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। अम्मा जी फिर सिसक उठी थी। ये कैसी बात करती हो अम्मा? तुम्हारा आशीर्वाद लेकर ही वह इस घर में आएगी। लाडले पुत्र अरविंद ने माँ की मनुहार की थी। कौन है वह रूपमती? जरा हम भी तो सुने। अम्मा के स्वर में व्यंग झलक आया था। वो मास्टर जी की लड़की इंदिरा। अम्मा, अरविंद ने धीमे से बताया था। क्या? वो कलूटी? अरे अरविंद, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? घर की मेहरी की लड़की भी उससे उजली होगी। दीपा के तो पांव की धोवन भी नहीं है वो मास्टर जी की छोकरी। अम्मा के नयन आश्चर्य में कपाल पर चढ़ गए थे। पर अम्मा, मुझे तो उसका सांवला रंग ही पसंद है, कॉफी कलर। तुम तो जानती हो मुझे दूध से ज्यादा कॉफी पसंद है अम्मा। अरविंद ने निरर्थक परिहास करना चाहा था। भाड़ में जाए तेरी कॉफी। कान खोलकर सुन ले अरविंद, वो मास्टर जी की छोरी अगर इस घर में आई तो मैं बद्रीनाथ धाम में जाकर बस जाऊंगी, समझा? माँ ने अपना 2 टूक निर्णय सुना दिया था। ठीक है माँ, वह नहीं आएगी, पर मैं भी तुम्हारी चुनी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब अरविंद भी अपनी जिद पर अड़ गया था। माँ तो माँ ही होती है। अम्मा जी ने उसी दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी।
बड़ा पुत्र आलोक बाहर नौकरी पर रहता था, अतः अम्मा जी का लाड प्यार और जोर जबरदस्ती सब छोटे अरविंद को ही झेलनी पड़ती थी। एक दो दिन के झगड़े के बाद अरविंद ने हथियार डाल दिए थे। ठीक है अम्मा, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो, पर बाद में अच्छे बुरे के लिए मुझे दोष ना देना। अरे एक बार दीपा को देख तो ले, सब भूल जाएगा। तो मैं तैयारी करूं? अम्मा अत्यधिक उत्साहित हो उठी थी। पर अम्मा, बड़े भैया से पहले मेरा विवाह कैसे होगा? अरविंद मानो ये विवाह टालना चाहता था। तेरे बड़े भैया की तो बातें ही निराली है अरविंद। वो तो शादी के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया है। उसकी शादी तभी होगी जब उसकी होने वाली श्रीमती जी का ऑर्डर होगा। इधर दीपा और उसकी दो छोटी बहनें तीनों ही कुंवारे हैं। उनकी भी तो शादी की जल्दी है उसके माँ बाप को। जब तक बड़ी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, छोटी बेटियों का ब्याह कैसे करेंगे वो लोग? अम्मा जी की दलीलों ने अरविंद को परास्त कर दिया था। माँ के प्यार का मोल तो चुकाना ही था। आनन फानन अम्मा जी ने तैयारी कर डाली थी। मन चाही बहू लाने के उत्साह में विवाह के समय अरविंद के कुम्हलाए मुख पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी। बड़े भाई का मुख गंभीर हो उठा था। तूने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया अरविंद? मैं माँ को समझा लेता। विवाह जीवन भर का प्रश्न है, यूं जबरन क्या संबंध बनाए जाते हैं? मेरी यही नियति थी भैया, अम्मा को समझाना किसके बस में है? अरविंद के उस उत्तर पर आलोक व्यथित हो उठा था। अपने कारण भाई के उस त्याग के प्रति वे खुद को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन विवश थे। दीपा का मुख देख आलोक ने शांति की सांस ली थी। सचमुच अम्मा का चयन गलत नहीं था। दीपा के उजले चेहरे पर शांति और सौम्यता का अद्भुत समन्वय था। अम्मा के अतिशय लाड दुलार ने अरविंद को जहां कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया था, वहीं बड़े घर की बड़ी बेटी होने के नाते दीपा में अपार सहन शक्ति और धैर्य था। विवाह के बाद नौकरी पर वापस जाते समय आलोक ने पांव छूती दीपा को हृदय से आशीर्वाद दिया था। सदा सुखी रहो और देखो, अम्मा के इस लाडले अरविंद पर अपना अंकुश बनाए रखना, वरना ये बेहाथ हो जाएगा। आलोक को अम्मा के पत्रों से घर की सूचना मिलती रहती थी। दीपा ने घर का सारा काम संभाल लिया। घर की मर्यादा का भी उसे पूरा ध्यान है। बड़े छोटों के प्रति किसी भी व्यवहार में वह कहीं चूक नहीं करती थी। अब आलोक को भी जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि छोटी बहू ही घर की बड़ी बहू बन जाए। आलोक ने अरविंद को भी पत्र लिखे थे। उसके संक्षिप्त उत्तरों में वह दीपा के प्रति उन्हीं प्रशंसा के शब्दों को खोजता था जो अम्मा के पत्रों की हर पंक्ति में उभर कर आते थे। लेकिन दीपा के प्रति अरविंद का नितांत मौन आलोक की चिंता का विषय था। अंततः मीता का भी शोध कार्य पूर्ण हुआ और जल्दी ही आलोक और मीता परिणय सूत्र में बंध गए थे। दोनों ने कुछ गिने चुने आत्मीय और मित्र लोगों को ही विवाह में आमंत्रित किया था। सादे से विवाह समारोह के बाद मीता ने जब घर में प्रवेश किया तो अम्मा के मुख पर वो उत्साह नहीं मिला जो दीपा के बहू बनकर घर में आते समय परिलक्षित था। आरती की थाली लिए खड़ी मेहरी को देख आलोक चौंक गया था, पर तभी अम्मा ने स्थिति स्पष्ट की थी। भैया, तुमने नए फैशन से विवाह किया है, सो बता दो, आरती उतारूं या नहीं? कहीं तुम्हारी बहू हमें पुराने फैशन का ना बता दे। अम्मा जी, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी जो इच्छा हो हमें मान्य होगी। मीठी आवाज में अम्मा को निरुत्तर कर मीता उनके पांव पर झुक गई थी। दीपा ने अत्यंत आदर से मीता के पांव छूने चाहे थे, पर बीच में ही स्नेह से उठा मीता ने उसे अपने वक्ष से सटा लिया था। तुम्हें मीता दीदी कहूं, ठीक रहेगा ना? उत्सुकता से दीपा ने पूछा था। बस मीता चलेगा, हल्की मुस्कान के साथ मीता ने उत्तर दिया था। पर रिश्ते में तो आप मेरी जेठानी हो, फिर भला मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ?
लेकिन इस घर में पहले तो तुम आई हो, इस नाते मुझसे बड़ी तो तुम हुई ना। मीता ने दीपा की समस्या का समाधान खोजना चाहा था। उम्र, शिक्षा, योग्यता सब में आप मुझसे आगे हो, और फिर मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं है, इसलिए अगर दीदी कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा दीदी। अरे पगली, तू प्यार से मुझे कुछ भी पुकारे, मुझे स्वीकार है, पर रिश्ता हम दोनों का सच्चे मित्रों का होगा। बोलो, है स्वीकार? पिता की फैली हथेली पर विश्वास के साथ दीपा ने अपना हाथ धर दिया था। 2-4 दिनों में ही दीपा की स्थिति देखकर मीता विस्मित हो उठी थी। हर पल अरविंद का कोई ना कोई आदेश दीपा को मिलता ही रहता था। एक ओर आने वालों को चाय नाश्ता पकड़ाती, दूसरी ओर अरविंद के लिए कपड़े निकाल कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करती। उतनी ही देर में अरविंद का कोई नया हुक्म जारी हो जाता। कभी कभी तो आदेशों की हद ही हो जाती। रात के 2-3 बजे तक दीपा जिस तरह घर के हर प्राणी के हुक्म बजाती, मीता की कल्पना से परे था। सुबह 5 बजे नल आता था। पानी भरने के दायित्व से लेकर घर के हर छोटे बड़े कामों की दीपा की ही जिम्मेदारी थी। नंदों और उनके बच्चों की हर फरमाइश पूरी करती दीपा के चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं आती थी। तू तो रात में कभी 2 घंटे की नींद भी चैन से सो पाती है क्या दीपा? मीता का प्रश्न स्वाभाविक था। अब तो आदत सी हो गई है दीदी, दीपा ने बड़े ही शांत स्वभाव से उत्तर दिया। अच्छा दीपा, एक बात ये तो बता, अभी तेरे विवाह को 2 वर्ष ही हुए हैं, पर तू इस तरह से मुरझा सी गई है। बेबी की भी तू ठीक ढंग से परवाह नहीं करती। मीता देखती कि दीपा अपनी 5 माह की बच्ची के रोने पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। घर का ही कोई प्राणी उसे उठाकर जब दीपा को थमा दे तो ठीक, वरना वह तो अपने कामों में ही व्यस्त चक्कर घिन्नी सी पूरे घर में चक्कर काटती रहती थी। अम्मा जी तो उसे देख ही लेती हैं, लेकिन मुझे तो सबको देखना होता है ना दीदी। ऐसी भी क्या बात है, तू सबको बिगाड़ रही है? जरा अपना भी ध्यान रख दीपा, देख कैसा मुंह निकल आया है तेरा। मीता के स्नेहपूर्ण शब्दों पर उसके नैन छलछला आए थे। आलोक और मीता के जाते समय दीपा के नैन भर आए थे। कुछ दिन और रह जाती दीदी, उदास मुख से दीपा ने कहा था। मैं रुक जाती तो तेरी परेशानियां और बढ़ जाती, मीता ने परिहास किया था। नहीं नहीं, तुम्हारे रहने से तो मुझे बहुत बल मिलता है, तुम नहीं समझ सकोगी दीदी। अरे अब तेरा बल हम नहीं अरविंद है। मीता की इस बात पर दीपा मौन रह गई थी। अचानक कुछ दिन बीतने के बाद अरविंद की गंभीर बीमारी की सूचना पाकर मीता और आलोक घर आए। अजीब बीमारी थी, अरविंद का पूरा शरीर सूज गया था। उसकी हालत देखकर आलोक तो घबरा ही उठे थे। किस डॉक्टर को दिखाया है अम्मा? डॉक्टर दास देख कर गए हैं, पर उनका कहना है कि बड़े हॉस्पिटल में पूरी जांच कराना ठीक है, अम्मा ने उदास स्वर में जवाब दिया था। फिर देरी किस बात की है अम्मा, आज ही हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। आलोक की व्यग्रता स्पष्ट थी। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होऊंगा भैया, प्रयासपूर्वक आंखें खोल अरविंद ने कहा था। हर बात में जिद करना ठीक नहीं है अरविंद, डॉक्टर की राय सभी मानते हैं। मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी अम्मा? आलोक ने शिकायत की थी। मैं क्या खबर देती, उस दिन ऑफिस में अचानक से चक्कर खाकर गिर गया। लाख मना किया, तब जाकर कहीं घर में आराम किया, लेकिन दूसरे दिन फिर ऑफिस चला गया। नतीजा सामने है। अम्मा का रोष स्वाभाविक था। अरविंद की गंभीर बीमारी में भी दीपा को सहज भाव से काम निपटाते देख मीता चकित हो उठी थी। मीता और आलोक के सामने चाय बिस्किट रख दीपा जैसे ही मुड़ी, अरविंद का तेज स्वर दीपा को चौंका गया था। कब से सैंडविच मांग रहा हूँ, कब दोगी? जब मैं खत्म हो जाऊंगा। दीपा ने पलटकर एक पल के लिए अरविंद को देखा भर था, पर उसी शांत भाव से बाहर चली गई थी। उसके बाहर जाते ही आलोक ने मीठे स्वर में अरविंद को झिड़क दिया था। अरे
इस तरह नाराज होते हैं क्या बेचारी पर? वो सारा दिन रात पिसती रहती है। उसको भी तो इस समय शांति और सांत्वना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है भैया। ऑफिस में जब बेहोशी टूटी तो लगा कि बस अम्मा को देख लूं। वे लोग जबरन हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, पर मैं घर आ गया। अम्मा को देखे बिना तो मैं प्राण भी नहीं त्याग सकता। अरविंद का वाक्य समाप्त होने के साथ ही दीपा ने सैंडविच की प्लेट सामने रख दी थी। निश्चय ही अरविंद की बात दीपा ने स्पष्ट सुनी थी। मीता उसके चेहरे की ओर दृष्टि उठाने का साहस भी न कर सकी थी। रात के एकांत में दीपा को छत पर जाते देख मीता उसके पास खड़ी हो गई थी। कैसी है दीपा तू? स्नेह विगलित स्वर में मीता ने प्रश्न किया था। उत्तर में दीपा टूटकर मीता के वक्ष से जा लगी थी। सिसकियों का बांध टूटने में ही नहीं आ रहा था। क्यों व्यर्थ ही परेशान हो रही है दीपा? अरविंद जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आलोक के सामने उनकी कोई जिद नहीं चलेगी। स्नेह में दीपा के केश सहलाती मीता का मन भर आया था। दीदी, अभी जो कह रहे थे तुमने सुना था ना? कौन सी बात? मीता ने जानकर भी अनजान बनना चाहा था। तुम ही बताओ ना दीदी, मैं इस घर में क्या स्थान रखती हूँ? किस पर अधिकार है मेरा? दीपा के स्वर की विकलता मीता को छू गई थी। इस घर की सबसे प्यारी बहू है तू। सच कहूं तो तू है इस घर की बड़ी बहू। तेरे सामने तो मैं अपने को बहुत छोटा पाती हूँ दीपा। सिर्फ घर की बहू ना दीदी, पर जिसके नाते ये संबोधन मिला है उसकी दृष्टि में मैं क्या हूँ दीदी? दीपा के नैनों में न जाने कौन सी आग जल उठी थी। तू अरविंद की पत्नी ही नहीं, उसकी प्रेरणा भी है दीपा। तभी तो उस दिन ऑफिस में बेहोशी टूटने पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी को देख पाने की कामना की थी दीदी। उस समय उन्हें मेरा एक पल के लिए भी ध्यान नहीं आया। अरे वह तो उसका बचपना है दीपा। अम्मा जी का अपने इस छोटे पुत्र पर जरा ज्यादा लाड है ना, सो वह उनके इस स्नेह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। मीता ने बात संभालनी चाहिए थी, पर वह जानती थी कि दीपा के हृदय में अरविंद की उस बात ने कितना आघात पहुंचाया था। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, पर जिसके लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके दो मीठे शब्दों पर भी अधिकार नहीं है। अरे दीपा, तू बेकार की बातें सोचती है। अरविंद तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। नहीं दीदी, इसके आगे कुछ मत कहना। अम्मा जी की गलती का दंड मुझे भोगना पड़ेगा। यह तो अन्याय हुआ ना। अम्मा जी की कौन सी गलती दीपा? उन्होंने किसी और से विवाह करना चाहा था। अगर उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ दीदी? अरे वह बात तो अरविंद कब का भूल चुका होगा दीपा। तुझ जैसी पत्नी पाकर कोई भी धन्य होगा। अम्मा जी तो तेरे गुण गाती नहीं थकती। लेकिन सिर्फ अम्मा जी की बहू बनकर क्या जिया जा सकता है दीदी? दीपा ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि मीता के मुख पर निबद्ध कर दी थी। याद आया मीता को पिछली बार नंदो के सामने अम्मा जी अरविंद के गुणगान किस कदर गाती थी। अरे बेला, इस अरविंद को देख, इतनी साड़ियां पड़ी हैं मेरे पास, पर जब भी कहीं जाता है दो चार उठा लाता है। मैंने 1000 बार कहा, अब तू मेरा ध्यान छोड़, दीपा के लिए सामान लाया कर। मेरी बात सुनते ही बोल उठा, मैं तुम्हें लाता हूँ, तुम्हें उसे जो देना है तुम ला कर दो। अम्मा जी के मुख पर ढेर सारा वात्सल्य का घर छलक आया था। बड़ी ननद रजनी ने भी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई थी। सच, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ये अरविंद इतना बदल जाएगा। कितना शैतान हुआ करता था बचपन में, पर अब तो इसने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। अम्मा को तो पलंग से पांव नीचे नहीं धरने देते अरविंद भैया। असली राज तो अम्मा छोटे बेटे के कारण ही कर रही है। छोटी ननद बेला ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़े भाई की अकर्मण्यता पर छींटा डाला था। उन सब तारीफों में दीपा कहाँ थी? क्या खास किया है उसने? सबकी खातिरदारी में गर्मियों में रसोई घर में तपती दीपा घर के हर व्यक्ति के आदेश पर बस दौड़ती ही तो रहती है।
अरविंद तो जैसे सबको ये दिखाकर निहायत संतोष पाता कि देखो, परिवार वालों के लिए उसने अपनी पत्नी समर्पित कर दी है। हर छुट्टी में घर के सारे सदस्य इकट्ठे होते, गप्पे मारी जाती, पर दीपा उनमें कब सम्मिलित होती थी? मीता ने कितनी बार अरविंद और दीपा को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था, पर अरविंद हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के टाल जाया करता था। मीता को कभी कभी अपराध बोध भी होता था कि वह तो यहाँ स्वतंत्र जीवन जी रही है, पर दीपा उसे तो जैसे उम्र कैद ही हो गई है। दीदी, तुम चुप क्यों हो गई? दीपा के प्रश्न ने मानो मीता को चैतन्य कर दिया था। उत्तर देने की दुविधा ने आलोक ने उबार लिया था। अरे, तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, वहीं अम्मा अरविंद के लिए साबूदाना मांग रही है। आलोक की बात समाप्त होते ना होते दीपा भागते हुए सीढ़ियां उतर गई थी। क्या बात है मीता, बहुत गंभीर दिख रही हो, क्या अम्मा ने कुछ कहा है? आलोक मीता का कितना ध्यान रखते हो, और एक वो अरविंद है कि। सुनो, इस बार जब अरविंद ठीक हो जाए, उन्हें जबरदस्ती दीपा के साथ अपने पास बुलाना है। ठीक है, लेकिन क्या कोई खास बात है? आलोक चिंतित हो उठे थे। यूं घर के कामों में पिसती दीपा को भी तो खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है ना। ये बात तो ठीक कह रही हो, पर कभी कभी लगता है अम्मा की अरविंद के प्रति ज्यादती का दंड दीपा भर रही है। अब आलोक भी गंभीर हो उठे थे। अरविंद के सभी आवश्यक परीक्षण हॉस्पिटल में करा चुकने के बाद जब रिपोर्ट आई तो आलोक एकदम से गंभीर हो उठे थे। एकांत में अम्मा जी के पास जाकर उन्होंने पूछा, क्या अरविंद बहुत पीने लगा है अम्मा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस दोस्तों के साथ कभी कभी यदा कदा हो जाती है। क्या दीपा ने शिकायत की है तुझसे? अम्मा सतर्क हो उठी थी। दीपा का नाम क्यों लिया तुमने अम्मा? असल में वह अरविंद से शराब को लेकर झगड़ती रहती है, इसीलिए मुझे लगा शायद दीपा ने ही शिकायत की होगी। दीपा मना करती है फिर भी अरविंद पीता है अम्मा, और सबसे बड़ी बात, तुम भी उसे नहीं रोकती। अरे, अब मैं कहाँ इनके झंझटों में पड़ूं, आपस की बात है, दोनों जाने, मैं बीच में नहीं पड़ती। और किसी और बात में तो तुमने इन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस इसी बात के लिए उन दोनों को छोड़ दिया। आलोक का स्वर रिक्त हो उठा था। आखिर बात क्या है, तू बताता क्यों नहीं? अरविंद का लीवर बहुत बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शराब तो उसके लिए जहर है अम्मा। हे भगवान, अब क्या होगा? अम्मा चिंतित हो उठी थी। अरविंद को परहेज करना होगा, शराब को वो हाथ तक ना लगाए, हमें यही ध्यान रखना है। तू उसे समझा, शायद तेरी बात मान जाए। कोशिश करूंगा। आलोक बस इतना कहकर बाहर चले गए थे। 1 सप्ताह के बाद आलोक और मीता को वापस जाना पड़ा था। पांव छूती दीपा के सिर पर हाथ धरते आलोक का मुंह गहन गंभीर हो उठा था। घर पहुंचने के कुछ दिनों के बाद दीपा का पत्र आया था। दीदी, आलोक भाई साहब ने जब इनकी गंभीर हालत के विषय में बताया, मैं बहुत चिंतित हो गई थी। पिछले 2 वर्षों में मेरे स्थान पर शायद इन्होंने शराब को ही अपना लिया था। हर बार मेरी मिन्नतें निरर्थक हो गई। इस बार भी वही अंजाम निकला, इसीलिए इस बार मैंने इंदिरा जी का सहारा लिया। अम्मा जी जब रजनी दीदी के घर गई थी, मैंने इंदिरा जी को वस्तु स्थिति बता अनुरोध किया कि वे इन्हें शराब पीने से मना करें। जानती हो दीदी, इंदिरा जी को मेरे साथ देखकर अरविंद जी का चेहरा फीका पड़ गया था। इंदिरा जी ने शराब ना पीने की बात कही, तब ये एकदम चुप हो गए। उनसे बात करना तो दूर, हाना भी नहीं की। अपने मन का चोर बता दूं, मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी। पूरे शरीर के रोम रोम कान बन गए थे। इंदिरा ने इनसे पूछा था, खुश तो हो अरविंद? तो जानती हो दीदी इन्होंने क्या कहा? आप बूझ नहीं सकोगी दीदी। अरविंद जी ने कहा था, दीपा के सिवा मुझे झेल सकने वाली दूसरी लड़की बनी ही नहीं है इंदिरा। बहुत सुखी हूं मैं उसे पाकर।
सच दीदी, मुझे लगा मेरा तप सार्थक हो गया। रोम रोम उल्लासित हो गया। इंदिरा जी के जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो इन्होंने मीठे स्वर में कहा था, मेरे जीवन पर तुम्हारे सिवा और किसी का अधिकार नहीं है दीपा। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। कोशिश करूंगा तुम्हारे योग्य बन सकूं। दीदी, मुझसे तो यह खुशी झेली नहीं जा रही है। मेरा अप्राप्य मिल गया है। तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फल गया। भाई साहब को चरण स्पर्श। तुम्हारी दीपा। पत्र समाप्त करते मीता के नयन भर आए थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देकर यह शुभ सूचना आलोक को सुनाने के लिए लॉन में चली गई थी। आलोक भी सुनकर खुशी के मारे गदगद हो गए थे। लेकिन बस 15 दिनों के बाद ही तो वज्रपात हुआ था। टेलीफोन से अरविंद के अचानक एक्सीडेंट की सूचना पाकर जब तक वे पहुंचे, अरविंद सबसे नाता तोड़कर चला गया था। दीपा के स्तब्ध चेहरे को देख सब सहानुभूति जता रहे थे। बेचारी की उम्र ही क्या है, कैसे कटेगी सारी जिंदगी। कल दीपा का जन्मदिन था। उसके लिए साड़ी खरीदने ही तो गया था अरविंद। ना जाने कब कौन स्कूटर को टक्कर मार गया। बेहोश पड़ा मिला था बेचारा। अरे दीपा को रुला रजनी बेटी, दुख उसके सीने में जम गया है। पत्थर हो गई है, साथ में नन्ही सी जान। कैसे निपटेगी, कैसे बिताएगी अपना पूरा का पूरा जीवन। अम्मा जी का तो रो रो के बुरा हाल था। आलोक के घर पहुंचते ही वे उसके कंधे पर सिर रखकर हा हा कर रो उठी थी। मेरा लाल, मेरा बेटा चला गया आलोक। फीकी आंखें पोंछ आलोक के सुदृढ़ हाथों ने अम्मा को सहारा देते समेट लिया था। अम्मा जी को सहारा देने को आलोक का कंधा तो है, पर दीपा, वो किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगी। अपनी जगह से उठ मीता ने स्तब्ध ताकती दीपा का सिर हौले से जैसे ही अपने कंधे पर रखा, दीपा का बांध टूट उठकर मीता की साड़ी भिगो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।